जैन साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज की जो क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है हमारा डेंगू फीवर, जिसे हम हिंदी में संचारी रोग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हर साल स्कीम चलाती है और ये हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये हमें देखने को मिल जाते हैं। जो अभी करंट में ये सिचुएशन बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा हमें ये डेंगू के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं और हम इनको डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन हर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये क्लास लेकर आया हूँ, जिससे हम अपने आसपास के पेशेंट को पहचान सकें और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकें। और डेंगू के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसीलिए देने आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम अच्छे से समझेंगे कि डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये आरएनए वायरस जीन्स फ्लेवी वायरस से क्रिएट होता है। और इसका जो ट्रांसमिटेड है इसका है मॉस्किटो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, और इसका वाइट और ब्लैक कलर का इसका ये देखने को हमें मिलता है जो मॉस्किटो है। और मोस्टली ये हमें मॉर्निंग टाइम में, यानी कि हमें ये सुबह 9 से और 11 AM के बीच में ये हमें बाइट करता है। तो हमें अवेयर होने की यहीं पर ज़रूरत हो है कि जो डेंगू फीवर है इसके लिए हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और अपना प्रोटेक्शन यूज़ करें, यानी कि हम अपना ऑल आउट वगैरह ये यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा, यानी जब किसी को डेंगू क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर और तो उसके बाद में जो साइन आते हैं वो हम पहचान सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे, ये कैटेगरी हमें पहले से ही हमने पढ़ा है या हमने देखा है या हमने सुना है, तो इसके बारे में हम पता होगा तो हम उसे आसानी से पहचानेंगे और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो डेंगू फीवर में सबसे पहले जो कैटेगरी है हमारी ये है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। यानी डेंगू जो होगा उसमें स्टार्टिंग में जो ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका है हमारा 4 to 10 डेज़, यानी 4 to 10 डेज़ हम विदाउट साइन होता है, यानी कि वार्निंग साइन इसमें नहीं दिखाई देते। बस फीवर आता है या थोड़ी सी वीकनेस होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमें इसके बारे में पता नहीं लगता है, जिससे वो नेक्स्ट कैटेगरी में पहुंच जाता है। दूसरा हमारा डेंगू विद वार्निंग साइंस, इसमें हमारा वो साइन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीवियर डेंगू, यानी कि हेमरेजिक डेंगू। ये जब सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो क्रोनिक कंडीशन का रूप ले लेता है। तो इसमें ये हमें हेमरेजिक हो जाता है, जैसे हमें कभी कहीं हमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेज है। तो इससे पहले ही हम रिकवर कर सकते हैं अपने पेशेंट को। तो और इसके नेक्स्ट है हमारा शॉक सिंड्रोम। ये दोनों स्टेज हमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो इससे पहले ही हम इसको पहचानें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि डेंगू का कोई ट्रीटमेंट अभी मेन ट्रीटमेंट इसका नहीं आया है, ना ही कोई वैक्सीन अभी है। लेकिन नेक्स्ट हो सकता है कि आगे सरकार हमारी इसकी वैक्सीन को लागू करे और लेकर आए उसका अभी रिसर्च चल रहा है। तो हम सबसे पहले ये है कि हमें अगर फीवर है और वो टाइम ये है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लगभग में ये स्टार्ट हो जाता है, और इसमें हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और ये डेंगू जो हमारा मॉस्किटो है एडीज़, ये साफ़ पानी में ही पैदा होता है, तो ऐसा कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। अपने गमलों को और टायर वगैरह ऐसे पड़े होते हैं छतों पर, तो उनमें पानी भर जाता है, तो वहाँ उसको साफ़ सफाई करें अपने और प्रोटेक्शन यूज़ करें। ऑल आउट वगैरह मोर्टीन जो भी आप कर सकते हैं वो करें। और अगर आपको फीवर है और उसका फीवर ग्रेड बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो इससे बाद में मैं आपको समझाऊंगा, यानी बहुत तेज़ी से फीवर है और बॉडी एक है, जॉइंट पेन है, ये सभी मैं आपको आगे बताता चलूँगा। तो इसको क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट है हमारा डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 10 डेज़। यहीं पर जब वार्निंग साइंस, यानी हमें जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, तो वो सिम्टम्स पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, यानी हाई ग्रेड फीवर है 40 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 बुखार है, 103 बुखार है, तो हाई ग्रेड फीवर रहेगा।
और उसको सीवियर हेडेक रहेगा, रेस्ट्रोवाइटल पेन रहेगा, माइलेजिया, ये मसल्स पेन वगैरह रहेंगे, और जॉइंट पेन रहेगा, एथेल्जिया, और जनरलाइज लिम्फोएडिनोपैथी भी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको वार्निंग साइन, उसके साइन को पहचानेंगे, उसके सिम्टम्स को पहचानेंगे। एक ही होता है मैक्यूलो ओक्यूलर, तो इसमें हमें देखते हैं कि इसमें मीज़ल्स की तरह उसके पीठ के पीछे यानी कि बॉडी के पास, बॉडी पर मीज़ल्स के जैसे निशान देखने को मिल जाते हैं। हम अगर पेशेंट को पहचानेंगे कि किस तरीके से डेंगू की पहचान हम बिना सिम्टम्स के करेंगे, थोड़े से सिम्टम्स की बॉडी में ये जो देखने को मिलते हैं ये सेकंड स्टेज में देखने को मिल जाते हैं, तो वो मीज़ल्स की तरह उसके निशान हो गए। और उसको हम अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो ये 4 फिंगर्स उसकी बॉडी के हम ऊपर, हम यानी चेस्ट के ऊपर इस तरीके से हम प्रेस करके देख सकते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा जैसे स्वेलिंग टाइप होती है जब बॉडी के पास में, तो वो रफ़ हो जाता है वहाँ पर, और थोड़ा देखने को मिल जाता है। अलग से उसके निशान आपको यहाँ चेस्ट पर देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूर्निकेट वाला। मैं आपको ये समझाता हूँ यहीं पर कि अगर पहचान हमें करनी है डेंगू फीवर की विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, उससे पहले ही हमें अगर ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट करना है और पेशेंट की कंडीशन हमने पहचान ली है लेकिन इन्वेस्टिगेशन जल्दी से नहीं हो पाती, तो इसलिए हम उसको सबसे पहले जो हम ब्लड प्रेशर उसका जब चेक करेंगे, बीपी कफ, तो इसको हम बोलते हैं टूर्निकेट डायग्नोस, टूर्निकेट। तो इसमें हम बीपी का जो कफ अपने में यहाँ आर्म पर बांधते हैं, तो हम यहाँ बांधने के बाद में उसका बीपी मेज़र करेंगे हम उसका बीपी, और बीपी आया 110/70 या 80, तो यहीं पर हमें ध्यान देने योग्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पर हम इसको यानी कफ को ओपन करने के बाद में हम यहाँ 5 मिनट देखेंगे, तो वहाँ ये जो है हमारी आर्म्स, यहाँ पर लाइक मीज़ल्स जैसे निशान, इस तरीके से कुछ निशान हमारी बॉडी पर यानी हमारी आर्म पर देखने को मिल जाएंगे। रेड और वाइट तरीके से ये होते हैं, तो हम यहाँ आसानी से इसको पहचानेंगे और उसको डायग्नोस बनाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देंगे। नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको भी बताया था कि जो कफ हम बांधते हैं बीपी लेते वक्त, तो उसको हम 5 मिनट अगर होल्ड करके रखेंगे और 5 मिनट के बाद में हम उसको ओपन करेंगे, तो वहाँ कैपिलरी, वहाँ पर हेमरेजिक देखने को मिलेगा। वो इस तरीके से वहाँ ब्लड के निशान देखने को मिलेंगे हमारे आर्म्स पर। और उसके बाद में स्टेज आती है हमारी वार्निंग साइंस, यानी जब हमें वार्निंग साइन देखने को मिल जाते हैं डेंगू के साथ में, तो वो ये हमारी एक क्रिटिकल पीरियड होता है, और इसमें इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है 3 to 7 डेज़ का हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है। यहाँ सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं हमें देखने के लिए, और वार्निंग साइंस अपीयर आफ्टर फीवर सबसाइड। फीवर हमारा यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी फ़ीवर हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और इसका जो 7 डेज़ को ये कवर कर लेता है, और उसके बाद में हमारा जो फीवर है ये थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं हमारे वार्निंग साइंस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा एब्डोमिनल पेन, परसिस्टिंग वोमिटिंग रहेंगी, और नोज़िया रहेगा, यहीं पर नोज़िया देखने को मिलेगा। और सबसे मेन है यहाँ एनलार्जमेंट लीवर का जो एनलार्जमेंट है वो 2 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल जाएगा, और ब्लड के अंदर हमें यहाँ SgOT और SgPT यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये हमारी 400 से अबव भी हो सकती हैं, और समथिंग 200 के समथिंग ये रहती हैं, और नॉर्मल लेवल तो ये हमारा 40 तक ही रहता है। लेकिन ये डेंगू में ये जो सिम्टम देखने को मिल जाते हैं ये सब हमें देखने को मिलते हैं, और बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड्स लीकेज, 3rd स्टेज है ये हमारा। और फ्लूइड का जो हमें कैटेगरी देखने को मिलती है यहाँ पर, ये है प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस, यानी पेट हमारा फूला हुआ हो जाता है और एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा।
प्लूरल इफ्यूजन हमारा जो प्लूरल कैविटी है, लंग्स की कैविटी है, उसके अंदर हमारा प्लूर ये यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है यानी जमा हो जाता है, और यहाँ हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ जाती है और आरबीसी लेवल बढ़ जाती है हमारी, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। यानी हमारी प्लेटलेट 1.5 लाख से घटकर यहाँ पहले दिन यानी स्टार्ट होगा तो ये हमारी 20,000 पर डे भी घटेंगी और या 30,000 भी घट जाएंगी पर डे। तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर मेन समय पर यहाँ हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा दिया तो यहाँ जो सिम्टोमेटिक ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि अलग से कोई डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए ये सिम्टम को कवर कर लेते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं यानी मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, एमडी डॉक्टर, वो हम इनको जो सिम्टम्स को कवर करते हैं। वोमिटिंग है तो वोमिटिंग के लिए वो ट्रीटमेंट देंगे, फीवर है तो फीवर के लिए, और एब्डोमिनल पेन है उसके लिए यहाँ पर अलग से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। तो प्लेटलेट्स को यहाँ पर थोड़ा सा कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ ये 3 से 4 दिन तक ये घटती हैं, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए और रिकवरी पेशेंट ने कर ली तो ये बहुत तेज़ी से फिर हमारी पीसी इंक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट की कंडीशन भी बेटर होने लगती है। अभी स्टेज बहुत है यहाँ, मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ, तो कंटिन्यू रखें हमारी क्लास को, और इससे रिलेटेड कोई भी बीच में अगर आपको जानना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखो ये क्लास बहुत लेंदी है और मैं इसको आपको जितना भी पढ़ा सकता हूँ वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी। तो इसको आप हमारी क्लास के साथ बने रहें और क्लास को शेयर करें। तो नेक्स्ट है हमारा सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी जो सीवियर कंडीशन होती है हमारा डेंगू फीवर के अंदर, तो वो हमें देखने को मिल जाती है सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिल जाता है, जैसे हमारा हेपेटोमेगेली, लीवर फेलियर और चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, यानी हमें जो मेंटल स्टेटस है वहाँ पर हमें इसमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। कन्फ्यूज़न जैसे हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस होने लगेगी। और नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा लीक, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एसाइटिस, यानी यहाँ पर हमें प्लूरल इफ्यूजन की वजह से ये हमें डिस्ट्रेस देखने को मिल जाता है और एसाइटिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक यानी सीवियर कंडीशंस हैं पेशेंट के लिए यहाँ पर। और इससे नेक्स्ट है हमारा हेमेटोक्रिट हमारा डिक्रीज़ हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो और उसके बाद हमारे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगी, यहाँ पर लगभग हमारा यहाँ 30 से 23,000 या 30 के समथिंग हमारी प्लेटलेट यहाँ रहेंगी, और ये रिकवरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाती है, और इसके बाद में पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती चली जाती है, जिससे डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने और आसपास एरिया को इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और डेंगू का जो प्रकोप है उसको 2-3 महीने के जो हमारे ये पीरियड है इसको हम सेफली इसको हम सफ़र करें, और आस पड़ोस में अपनी साफ़ सफाई रखें, और अपने गांव है तो गांव के प्रधान से कहें कि वहाँ पर ऐसे इसके लिए दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, और जो जहाँ भी हैं आपके कोई भी कस्बा हो या कोई भी हो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं उनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो संचारी रोग के लिए बहुत ज़्यादा स्कीमें स्टार्ट की हुई हैं, जो यानी कि गाँवों में छिड़काव के लिए, गलियों में छिड़काव है, शहर हो या गाँव हो, सभी जगह मेडिसिन का छिड़काव किया जाता है। तो वो आप उसके लिए अवेयर हों तो उनसे कहें। नेक्स्ट है हमारा शॉक, इस कैटेगरी में इससे नेक्स्ट हमारा शॉक की कंडीशन आती है, जिसमें पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हमारा शॉक सिंड्रोम ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज है, और इसमें हमें जो देखने को मिलता है सीवियर हेमरेजिक डेंगू होता है, यानी हेमरेज यानी ब्लड बहुत ज़्यादा कहीं से भी जा सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है माउथ से या कहीं भी किसी भी जगह से यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को हमें मिल जाती है, और यहाँ पर सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो जाता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, और बीपी हमारा यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, यानी कभी बीपी इसमें ड्रॉप होने लगता है बहुत ज़्यादा, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है।
तो हमें इस डेंगू को हल्के में ना लें और इसको ट्रीटमेंट टाइम से कराएं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस हम किस तरीके से डेंगू को करेंगे, तो यहाँ पर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा एलाइजा का टेस्ट हो गया, वो डिटेक्ट करेगा आईजीएम को, और एलाइजा की जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, और उसके बाद हम कराते हैं नाट यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट टू डिटेक्ट आरएनए। ये आरएनए को डिटेक्ट करेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट है हमारा यानी कि जो हम इसे बोलते हैं गुड टेस्ट, यानी डेंगू के लिए ये गुड टेस्ट है और सबसे जल्दी ये हो जाता है। तो NS1 जो है यहाँ हमारा नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो ये हम सबसे पहले इसका कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेंगू में हमें क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें यानी कि डोंट यूज स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ जीआई ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, और इससे हमें हाइपरग्लाइसेमिया में पेशेंट हमारा जा सकता है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इम्यूनोसप्रेशन भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा इसमें जो डू नॉट गिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न, यानी हम अलग से PC का ट्रांसफ्यूज़न नहीं करेंगे। हेमेटोक्रीट अगर हमारे इंक्रीज़ हैं तो हम इसमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न नहीं करेंगे। लेस देन अगर PC हमारा 10,000 है तो भी। और डो नॉट डिक्रीज़ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि इसमें हमारा ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ओवरलोड फ्लूइड यानी हमें फ्लूइड भी ज़्यादा नहीं देना है। और इसमें हम जो IV फ्लूइड्स हैं हमारे यानी कि NS हमारा नॉर्मल सलाइन 0.5%, तो ये भी हम इसमें नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, तो डू रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल पीरियड। जो हमारा क्रिटिकल पीरियड है यानी पेशेंट का जो क्रिटिकल पीरियड है उसको हम ध्यान से रखें, देखेंगे, और इसके लिए हम बहुत अवेयर होंगे। दूसरा हमारा डू मॉनिटर फ्लूइड्स इनटेक एंड आउटपुट एंड वाइटल साइंस एंड एसिटी लेवल हेमेटोक्रिट लेवल को हम मॉनिटरिंग करेंगे और वाइटल्स की हम मॉनिटरिंग देखते रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा डू एडमिनिस्टर कॉलोइड्स सच एज एल्बुमिन का हम यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर रिफ्रैक्टिव शॉक, अगर हमें रिफ्रैक्टिव शॉक है तो नेक्स्ट हमारा डू नॉट रेस्पॉन्ड 2 to 3 बेलोइड्स ऑफ आइसोटोनिक सलाइन। नेक्स्ट हमारा डू गिव PRBC ऑफ होल ब्लीड टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट वाला है ये, जिसमें कह रहा है अगर हमारी यानी कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है और ब्लीडिंग है तो हम PRBC यानी रेड ब्लड सेल्स को हम यहाँ पर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि हम यहाँ पर जो हमारा साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारा फीवर है तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो मैं यहाँ पर देखेंगे। साइंस का जो ट्रीटमेंट यानी जो हम उसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर फीवर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है हमारा, तो उसको हम डिक्रीज़ करने के लिए सिंपल ये PCM यानी पैरासीटामोल IV दे सकते हैं, और यहाँ पर कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कभी भी ये एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन का यूज़ नहीं करना है। और हमें देखने को मिलता है कि हम कुछ खा नहीं पाता पेशेंट और उसको डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है, तो हम उसको ओरली फ्लूइड्स में ORS दे सकते हैं, और उसको हम नारियल पानी भी दे सकते हैं। बाकी हम सभी चीज़ को उसको अवॉइड कराएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। और अगर पेशेंट हमारा इन सभी कंडीशंस में आता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को एडमिट कराएंगे यानी हॉस्पिटलाइज कराएंगे, और उसके बाद में हॉस्पिटलाइज कराने के बाद में जो ER के डॉक्टर्स होंगे वो खुद अपने आप ही इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और ये सब हम करने के बाद में पेशेंट में अगर रिकवरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। तो डेंगू को कभी भी इग्नोर ना करें। हमें नहीं पता कि डेंगू क्या है क्या नहीं है, हम सिंपल टाइफाइड या मलेरिया समझ लेते हैं, तो वो भी एक कंडीशंस में आके बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये डेंगू बहुत जल्दी और ये जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाएं और अपने पेशेंट को जल्दी से जल्द हॉस्पिटलाइज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस क्लास में हमें बहुत मेहनत लगी है, तो इसमें जो भी गलतियां हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो भी गलतियां वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, जो आप जैसा है मैं एक स्टूडेंट हूं, यानी मैं एक छोटा सा CHO हूं और नर्सिंग स्टाफ हूं। तो जितना मैं अभी कवर कर पाया हूं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं।
कुछ गलतियां मेरी हैं इसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम क्या क्या अभी इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियोस में कर सकते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। और ये सभी में हमारी क्लास को शेयर करें। मैंने ये क्लास को अभी इसमें ना हमने इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ किया है, ये हम आम तरीके से अपने गांव में, अपने शहर में, और जिनको इंग्लिश या नहीं पता है वो सिंपल वे में हम इस क्लास को समझ सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।